हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो ये वाली वीडियो है इसमें मैंने आपको नॉर्मली आंसर राइटिंग का मटेरियल जो है वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया हुआ है। आपको रिटर्न में फुल नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी के साथ जो मैंने इसमें जो एक्ट है उसके मेन पॉइंट्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 किससे डील करते हैं चैप्टर्स वो बेसिकली बताया हुआ है। और जो फुल सीरीज़ है जो द पार्टनरशिप एक्ट के 1932 बेयर एक्ट की, वो मैं इसके साथ आगे जो है इसकी वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। तो बेसिकली ये वीडियो जो है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और वेटेज के हिसाब से आपने वो पॉइंट एक्सप्लेन करना है जो आपसे मेनली पूछा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो ये मेन जो द पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना पार्टनरशिप को इंडिया में, ठीक है। और जो अगर हम इसमें बात करें जो 1932 से पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 का है, जो वो उसके जो चैप्टर 11 था वो डील करता था पार्टनरशिप से इंडिया में, ठीक है। और जो ये एक्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका जो एक्ट सेक्शन नंबर 4 है वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप का मीनिंग, ठीक है। तो इसी में हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स क्या होते हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे होता है, ठीक है। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नॉर्मली इस एक्ट में क्या बात की गई है, फिर हम आएंगे हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द एक्ट में हम नॉर्मली, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि बिफोर एक्ट जो है वो चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता था पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। और जो चैप्टर 11 जो वो था सेक्शन 239 से 266 तक। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टनरशिप डिफाइंड था वो बेस्ड था इंग्लिश प्रेसिडेंट पे, जो इंग्लिश केस लॉज होते हैं ना उस पर। पर जो पार्टनरशिप जो बिल है जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, वो हुआ था जैन के सेशन में 1931 में। और जो बिल है इसको, ये जो लॉ बना, ये बना अप्रैल 1932 को। और जो ये इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल पास करा, ये बेस था इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे। से नॉर्मल सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब आएंगे हम मीनिंग पे, ठीक है। मीनिंग सबसे पहले पार्टनर का मीनिंग क्या होता है, देन पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो पार्टनर, तो पार्टनर होता है द पर्सन हु हैज़ एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विद ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी एक पर्सन जो एग्री कर जाता है एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए नॉर्मली, ठीक है, ये पार्टनर होता है। अब पार्टनर के 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव एंड मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है। तो एक्टिव नेम से पता चल रहा है कि ऐसा पार्टनर जो ना जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है जितना भी उस फर्म में, उस सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है। फिर आता है स्लीपिंग पार्टनर की वो ना डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बट ना वो बाउंड होता है अदर पीपल के कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, ठीक है। थर्ड आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल से पता चल रहा है कि बाय नेम जो पार्टनर जो है एग्जिस्ट करता है किसी फर्म में, रियलिटी में ना उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होता है फर्म में, ओके। तो फोर्थ पे आ जाएगा पार्टनरशिप इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनरशिप इन प्रॉफिट ओनली मतलब कि जो सिर्फ ना प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो अपना रोल उसका होता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता, ना थर्ड पार्टी के लिए ना किसी लॉस सफ़र करने के लिए जो भी फर्म जो है वो फेस करती है। फिर फिफ्थ आता है माइनर पार्टनर। मतलब पार्टनर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बोला है कि जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं ना एज अ पार्टनर वो माइनर को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मतलब एडमिटेड होता है कि वो ले सकता है उस बेनिफिट्स को। फिर सिक्स पे आता है पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं है और वो थर्ड पार्टी को ऐसे शो कर रहा है, जैसे कि ऐसे शो या रिप्रेजेंट या फिर बाय मतलब वर्ड्स या फिर बाय जस्ट ऐसा शो कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का, तो उसके एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लॉस सफ़र होता है तो वो उस चीज़ के लिए लायबल है, फिर उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मीनिंग हो गया पार्टनरशिप का, उसके टाइप्स। अब आता है पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, सिंपल, ठीक। मीनिंग कर लिया, हिस्ट्रिकल इंट्रोडक्शन। अब नीड जो है सबसे पहला तो रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, रेगुलेट करना एक अच्छी पार्टनरशिप फर्म को। सेकंड डिस्प्यूट, क्योंकि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से पता चल रहा है कोई भी डिस्प्यूट आ जाएगा पार्टनर्स के बीच में, वो एग्री नहीं करेंगे एक दूसरे के थॉट से, तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी हमें कुछ नीड थी। थर्ड आ जाए प्रोटेक्टिंग माइनर पार्टनर्स, कि पार्टनर है बट वो माइनर है, उसके कुछ राइट्स उसको कैसे प्रोटेक्ट करना। फोर्थ आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ पार्टनर्स राइट, कोई भी एक पार्टनर है, ठीक है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना। फिफ्थ आ जाता है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जितनी भी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ होगी ना उनको प्रमोट करना, ठीक है। सिंपली अब नीड पता चल गया। और ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो ये एक्ट है ना, पहले तो हमने पढ़ा कि नीड क्यों पड़ी, अब ऑब्जेक्टिव इसके एम्स एंड पर्पस क्या है बेसिकली। सबसे पहले इसे डिफाइन करना है
डिफाइन करा है पार्टनरशिप को। सेकंड, इसने रेगुलेट करा है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। थर्ड आता है इसने कि सेफ गार्ड, जो हम बात करते हैं नीड की, उसने क्या किया, सेफ गार्ड प्रोवाइड करा है पार्टनरशिप के राइट्स को। फोर्थ आ जाता है प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो एक नीड थी, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसने एक ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश करा है और एक अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि कोई भी अगर अकाउंटेबल है पे करने के लिए, उसकी वो लाइबिलिटी बनती है तो वो पे करेगा, ठीक है। तो सिंपल से वर्ड्स में पता चल गया ऑब्जेक्टिव क्या था, कि एक लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना पार्टनरशिप को इंडिया में। तो अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, जो है द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट में जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्ट नेम, ठीक है। एक्ट नेम है इसका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। एक्ट नंबर, ये जो एक्ट नंबर 9 ऑफ 1932। फिर इनेक्टमेंट, ठीक है। इनेक्टमेंट इसकी करी थी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, कब, अप्रैल 8 1932। और कमेंसमेंट, देखो इनेक्टमेंट होता है जिस दिन वो एक्ट बना था और कमेंसमेंट होता है जिस दिन वो फोर्स में आया था, तो कंफ्यूज मत होना। इनेक्टमेंट हुई थी अप्रैल 8 1932 को और कमेंसमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। बट एक्सेप्ट सेक्शन 69, जो सेक्शन 69 है इस एक्ट का, वो 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1933 को एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और इस जो ये एक्ट है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स है। और यहाँ पे सेक्शन प्लीज़ करेक्ट कर देना, यहाँ पे 74 सेक्शन है, इसको 4 करना, 74। और अगर मैं बात करूँ स्केड्यूल की, तो इसमें जो 2 स्केड्यूल्स हैं, ओके। ये था थोड़ा नॉर्मल सा द पार्टनरशिप एक्ट का थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में नॉर्मली जो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैं आपको थोड़े नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी, ठीक है। जो एक फुल सीरीज़ होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगी, ओके। तो फिर बात करेंगे हमने बात करी चैप्टर 8 है टोटल द पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो बात करता है प्रिलिमिनरी की, जो सेक्शन 1 से लेकर 3 तक बात करता है, ठीक है। तो फिर इसमें नॉर्मल टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताया हुआ है, डेफिनेशन एंड एप्लीकेबिलिटी बताई हुई है। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो बात करता है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप की, ठीक है, जो सेक्शन 4 से 8 तक बात करता है, जिसमें सेक्शन 4 जो है वो डेफिनेशन ऑफ पार्टनर की बात करता है। उसी के साथ इसमें पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, मतलब कि जो पार्टनरशिप होगी वो कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव होगी, ना कि स्टेटस से। फिर मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये नॉर्मली डिस्कस करा है चैप्टर 2 में। फिर आ जाएंगे हम चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 जो है वो बात करता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, मतलब पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये सेक्शन 9 से 17 तक बात करता है। इसमें आ जाता है ड्यूटीज़ क्या होगी पार्टनर्स की एक दूसरे के लिए, राइट्स क्या हो जाएंगे पार्टनर्स के एक दूसरे के लिए, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा, कि वो किस तरह से जो है वो बिजनेस को रेगुलेट करेंगे, ओके। फिर आ जाता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है सेक्शन 18 से लेकर 30 तक, ठीक है। चैप्टर 4 जो है बात करता है सेक्शन 18 से लेकर 30 तक, जो रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। देखो पिछले वाले पॉइंट में हमने देखा, पिछले वाले चैप्टर में पहले हमने बात करी कि पार्टनर्स का आपस में कैसा रिलेशन होगा। इस वाले में हम बात करेंगे कि पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी इसमें आ जाए कुछ लाइबिलिटीज़ होगी, एक होल्डिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है उसकी बात होगी, और आ जाता है माइनर पार्टनर के बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है सेक्शन 31 से 38 तक, ठीक है, जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग पार्टनर्स की बात करता है। इसमें सिंपल सा बता दें, इनकमिंग पार्टनर होता है जो मतलब ऐड होता है पार्टनरशिप में, और आउट गोइंग मतलब जो जाता है। फॉर एग्जांपल इनकमिंग हो जाता है एडमिशन हो जाती है किसी पार्टनर की, आउट गोइंग आ जाता है कि रिटायरमेंट हो जाती है, फिर एक्सपेल कर देते हैं किसी पार्टनर को। ये नॉर्मल सा इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसमें हम वही बात कर देंगे, रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, राइट ऑफ दीज पार्टनर्स जो एक्सपेल हो जाते हैं या फिर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है सेक्शन 39 to 55, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करता है, कि किस तरह से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब केम टू एन एंड, मतलब कि एंड कैसे कर सकते हैं हम किसी फर्म की एग्जिस्टेंस को, ठीक है। फिर इसमें कुछ मोड्स बताए हुए हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की, जिसमें सेक्शन 56 से 71 डील करते हैं। इसमें बात करें रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 जो है सेक्शन 72 से 74 तक बात करता है, ठीक है, जो सप्लीमेंटल की बात करता है, ठीक है। उसमें सिंपली बताया हुआ कि मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस और सेविंग्स की बात करता है। अब ये नॉर्मली हमने थोड़ा बेर आइडिया ले लिया। अब नॉर्मल कोई भी चीज़ आपसे पूछी होगी तो आप उस हिसाब से चैप्टर एंड सेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, वो हमने सेक्शन 4 में बात कर ली है। सेक्शन 4 ने सिंपली क्या डिफाइन करा है पार्टनरशिप को, कैसे डिफाइन करा है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग बताया सेक्शन 4 ने। फिर आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो डेफिनेशन से पता चल रहा है, पहला एसोसिएशन ऑफ 1 और मोर पर्सन होनी चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स होना चाहिए। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए।
फोर्थ कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए उनके बीच में। एंड फिफ्थ कि म्यूचुअल एजेंसी, उनका एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये आगे एसेंशियल इंपॉर्टेंस है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए कोई बिजनेस एक्टिविटी, शेयर भी होना चाहिए कोई प्रॉफिट, और म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, फिर आ जाता है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपको ऊपर बताया 2 तरह के काइंड्स है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि कोई भी मतलब पार्टनर्स ने कोई भी ना एग्रीमेंट नहीं बनाया है। ठीक है, किस बेसिस पे, 2 कंडीशंस उसमें, पहला कि ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप का, और सेकंड हाउ टू एंड पार्टनरशिप, तो उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 ये बताता है। फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि जो पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है वो ना पर्टिकुलर कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और जैसे वो कंप्लीट होता है वैसे वो जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, पार्टनर्स की चॉइस होती है, अगर वो आपको आगे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म को तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये काइंड्स आ गए। फिर आता है स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। स्कोप ऑफ पार्टनरशिप में मीनिंग ऑफ पार्टनर आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पार्टनर हमें पता है कि पार्टनर जो होता है वो ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एग्री कर जाता है प्रॉफिट शेयर करना विद ईच अदर। ठीक है, और सेक्शन 4 में पार्टनर की डेफिनेशन भी बताई हुई। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होता है, माइनर पार्टनर होता है, और पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है। ठीक है, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर वो हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ड्यूटी सेक्शन 9 में बताई हुई है, जनरल ड्यूटीज़ कि जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए, और बी जो है रेंडर ट्रू अकाउंट्स। ठीक है, और सेक्शन 10 बात करता है अगला पॉइंट कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड कमिट या कुछ भी लॉस हो रहा है पार्टनर की वजह से फर्म में तो उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्शन 12B, वो बात करता है ड्यूटी टू डिलीजेंस की। ठीक है, एंड 13A बात करता है ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन बिजनेसेस, मतलब कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करे। फिर सेक्शन 13B वही बात करता है कि टू शेयर लॉसेस, कोई भी लॉस हो रहा है तो सारे पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन 13F। ठीक है, सेक्शन 13F बात करता है टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट, अगर कोई भी नेगलेक्ट करा है, विलफुल नेगलेक्ट करा है तो उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 16A। सेक्शन 16A बात करता है टू अकाउंट फॉर एनी प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, ठीक है, तो वो लायबल है कि वो फर्म के नेम पे उन्होंने अर्न करा है तो उनको फर्म को वो अकाउंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। फिर सेक्शन 16B बात करता है पे ऑल प्रॉफिट मेड, कि उनको जितने भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है राइट्स ऑफ द पार्टनर, तो हमने अभी तक ड्यूटी पढ़ी, अब राइट है। सेक्शन 12 बात करता है टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उनका राइट है कि कोई भी पार्टनर जो है ना वो बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। 12C बात करता है कंसल्टेशन की, उनको अगर कंसल्ट करना है फिर कंसल्टेशन की कोई ये राइट जो है उनके पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन 12D एक्सेस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, मतलब कि अगर उनको चेक करना है बिजनेस की कुछ भी अकाउंट्स वगैरह चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। फिर सेक्शन 13A में राइट टू रिमेंस्ट्रेशन, उनके पास राइट है इस चीज़ का। फिर सेक्शन 13B शेयर प्रॉफिट। ठीक है, सेक्शन 13E टू बी इंडेमनीफाइड, कोई भी लॉस हो रहा है किसी पार्टनर का किसी दूसरे पार्टनर की, उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में ही वो करते हैं और उनका कुछ लॉस हो जाता है तो फिर दूसरे पार्टनर को इंडेमनीफाई मतलब उसको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी, लाइबल हो जाएगा वो पे करने के लिए। फिर आ जाएगा सेक्शन 32(1) राइट टू रिटायर, कि उनको अगर रिटायरमेंट चाहिए तो वो रिटायर के लिए राइट है उनके पास। फिर सेक्शन 33, ठीक है, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ठीक है, कि उनको ऐसे एक्सपेल नहीं कर सकते, उनके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड होती है। ठीक है, ऑडी अल्टरम पार्टम जो एक प्रिंसिपल भी है, एक मैक्सिम भी है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कुछ उनको एक्सपेल किया जा रहा है तो वो खुद को प्रूव कर सके, कोई रीज़न देना पड़ेगा उनको। फिर सेक्शन 31 स्टॉप एडमिशन न्यू पार्टनर, कि कोई भी पार्टनर्स है ना, कोई भी न्यू एडमिशन होनी होगी ना किसी पार्टनर की तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट इंपॉर्टेंट होती है, तो वो किसी अगर कोई पार्टनर कंसेंट नहीं देता है तो फिर वो भी उनके पास राइट है। फिर सेक्शन 40 आता है राइट टू डिसॉल्व फर्म। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट, तो लाइबिलिटी सबसे पहला सेक्शन 25 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर होता है ना वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है फर्म का। ठीक है, अकेले वो पार्टनर है पर कलेक्टिवली उसको फर्म बोला जाता है जब पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली वो फर्म होते हैं, फर्म को फॉर्म करते हैं। तो इसमें बोला है कि पार्टनर की जो है पार्टनर्स की वो लाइबिलिटी होगी कोई भी अगर फर्म में कोई भी एक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए सेक्शन 26 बात करता है लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए वो लाइबल है। सेक्शन 27 लाइबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, फिर सेक्शन 26 बताता है होल्डिंग आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग आउट होता है
फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो ना मैंने आपको वो बताया था पार्टनर बाय एस्टॉपल, ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। कोई भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी को ऐसे शो कर रहा है बाय मतलब बोल के या फिर कोई जेस्चर शो करके कि वो ना मतलब पार्टनर है उस फर्म का, ठीक है, बट वो पार्टनर नहीं है, बट उसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई लॉस सफ़र होता है, ठीक है, लॉस सफ़र करती है कोई भी थर्ड पार्टी। तो जितना भी वो खर्च होगा, जितना भी वो लॉस होगा, वो सारा उसको पे करना पड़ेगा जिसने शो करा है कि वो पार्टनर था। ये होल्डिंग आउट प्रिंसिपल होता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 30 लाइबिलिटी ऑफ माइनर। इसमें सेक्शन 30 में बोला है कि जो माइनर है ना, वो बेनिफिट होंगे ना जितने भी फर्म है, उसके लिए वो होगा, वो होगा क्या बोलते हैं उसको, लाइबल होगा। बाकी कोई भी लॉसेज या कुछ वो उससे वो सफ़र नहीं करेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। मैंने आपको बताया सेक्शन 31 से 38 बात करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। मैंने आपको बताया इनकमिंग किसी भी पार्टनर की एडमिशन करना, ठीक है। और एडमिशन में क्या होता है, सभी जितने पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी कंसेंट इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो कंसेंट देते हैं तब हम ऐड करवा सकते हैं किसी पार्टनर को न्यू, ठीक है। अब है आउटगोइंग पार्टनर कोई भी जो मतलब फर्म को छोड़ के जा रहा है और जो लीव कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है फर्म को, ठीक है। आउटगोइंग हो सकते हैं जैसे रिटायरमेंट, सबके पास राइट है कि वो अगर राइट टू रिटायर, ठीक है। और एक्सपेल करके भी अगर आउटगोइंग पार्टनर बोलेंगे, एक्सपेल करने में ये होगा कि एक ना जो एक्सपेल करे उनको ना एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उस पार्टनर को सुनने की कि वो क्यों उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। वही वाला प्रिंसिपल ऑडियल टर्म पार्टनर, ये मैंने आपको ऊपर भी कंसेप्ट बता दिया। फिर आ जाएगा एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, इसका जो मीनिंग है वो सेक्शन 39 में बताया हुआ है, ठीक है। और इसके मोड्स है, पहला मोड बाय कंसेंट, फिर आ जाएगा कंपल्सरी रेजोल्यूशन, कॉन्टिजेंट रेजोल्यूशन, विल बाय नोटिस और रेजोल्यूशन बाय कोर्ट। तो अगर हम रेजोल्यूशन के मीनिंग की बात करें जो सेक्शन 39 बात करता है, उसका मतलब होता है कि इट मीन्स टू डिसकंटिन्यू टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ विद इन द फर्म, कि एक फर्म के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी ना उनको डिसकंटिन्यू कर देना। अब इसके मोड सेक्शन 40 जो है बाय कंसेंट या फिर बाय एग्रीमेंट की बात करता है, उसमें बोलता है कि बाय ऑल द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स उसको हम जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। ये उसका पहला मोड है। सेकेंड है कंपल्सरी रेजोल्यूशन, ठीक है। कंपल्सरी रेजोल्यूशन होता है कि उसमें दो तरीके से हो सकता है। पहला अगर तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है, और सेकंड अगर अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। थर्ड आ जाता है कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन, ठीक है। कोई भी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कोई भी ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस राइज हो जाते हैं, उसको डिसॉल्व करना पड़ सकता है। फिर आता है 43 डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल मैंने आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग कोई नोटिस आता है उस वजह से। फिर लास्ट रहता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। पहला इंसैनिटी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किसी पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस या फिर परपेचुअल लॉसेज हो रहे हैं, या फिर डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो रहा है, इस वजह से ये आगे डिसोल्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की, ठीक है। तो फिर इसमें सेक्शन 58 इसके प्रोसीजर की बात करता है कि मेकिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, एंड सेकंड बात करता है वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड डिफाइन एरिया, उसको एक एरिया डिफाइन करके दे देगी और जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 58 जो बात करता है प्रोसीजर की, इसमें क्या होता है कि बाय सेंडिंग पोस्ट और बाय डिलीवरिंग द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया, कि उसको एक मतलब आपने एक एरिया दे दिया है किसी भी रजिस्ट्रार को, ठीक है, तो फिर ना वो किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। बट एक जो एप्लीकेशन जो देंगे रजिस्ट्रार को, उसमें ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे उसमें फर्म नेम होना चाहिए, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, आप कहाँ बिजनेस करना चाहते हो। थर्ड आ जाएगा द नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस होना चाहिए वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। फोर्थ द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म। फिफ्थ आ जाएगा द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर। सिक्स्थ आ जाएगा द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। जो इतनी एप्लीकेशन में जितनी भी स्टेटमेंट दी होगी एप्लीकेशन, जो स्टेटमेंट वो साइन होनी चाहिए सभी पार्टनर्स के द्वारा, और या फिर उनके कोई भी उन्होंने अपॉइंट करा एजेंट उनके बिहाफ, वो भी उनके बिहाफ पे कर सकता है, एजेंट पार्टनर्स के बिहाफ पे कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, जो मैंने अभी ऊपर ये प्रोसीजर बताया सेक्शन 58 में, उससे तो वो जो है वो एंट्री को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। और इसी के द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 69, वो है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कि क्या इफेक्ट होगा अगर नॉन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फर्म, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। तो इसमें ये होता है कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ या फिर नंबर ऑफ कुछ मतलब ऐसे वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कुछ डिसेबिलिटीज़ आ जाएगी उनके पास। जैसे पहला नो सूट टू एनफोर्स राइट अराइजिंग फॉर एक्ट अंडर, मतलब एक्ट, ठीक है। कोई भी मतलब
वो ना कोई भी अपना इन्फोर्स नहीं करवा सकते राइट, कोई भी सूट फाइल करके, ठीक है। सेकंड आ जाएगा नो प्रॉपर रिलीफ, उनको कोई भी मतलब प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। फिर थर्ड आ जाएगा कि पार्टनर कांट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ईच अदर, कि पार्टनर अगर कोई पार्टनर्स को आपस में कुछ ऐसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना उनके आपस में फर्म में, तो वो ना एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ला सकते हैं क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। ये नॉर्मल कुछ कुछ बातें हैं। पहली क्या बताई मैंने कि कोई एनफोर्स नहीं करवा सकते अपना राइट इस एक्ट के अंडर। सेकंड कि उनको कोई प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा। थर्ड वही कि एक दूसरे के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेके नहीं आ सकते। ये नॉर्मल सा पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में आ गया। फिर आ जाएगा पार्टनरशिप कंपेयर्ड विद कंपनी को ओनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी कंपेयर्ड विद पार्टनरशिप। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, जो पार्टनरशिप है वो एसोसिएशन होती है टू और मोर पर्सन के लिए जो एग्री कर जाते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। बट वहीं पे एक कंपनी जो है वो ना एक लीगल एंटिटी है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं टू एंगेज इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस, ठीक है। और सेकेंड आ जाता है जो पार्टनरशिप है ना वो फॉर्म बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उससे जो होती है फॉर्म होती है, ठीक है। और वो रजिस्टर होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। बट जो कंपनी है, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, ठीक है। कहता है थर्ड पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अनलिमिटेड बता रखी है पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। बट जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू दी। फिर थर्ड पॉइंट जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो ना अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। और जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो होती है वो कंपनी में वो डिस्क्राइब करती है उन्होंने कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करी हुई है, ठीक है। तो बात करेंगे पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमारे को पता है गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट है, और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, ठीक है। और जो पार्टनरशिप है वो होती है फॉर्मेशन जो होती है उसकी वो एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है। बट जो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये बेस्ड होता है फॉर्मेशन बाय बर्थ, फॉर्मेशन बाय बर्थ फॉर्म हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट है जो पार्टनरशिप है ना उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है को पार्टनर की, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की। मतलब को पार्टनर उसमें लिमिटेड लाइबल होता है पर कर्ता इसमें अनलिमिटेड लाइबल होता है, ठीक है। और पार्टनर की हमने बात करी, पार्टनर जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जो पार्टनर है मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स, और मतलब कि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि बाउंड कर जाते हैं अदर पार्टनर भी किसी एक पार्टनर के एक्ट के लिए, ठीक है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि सारा जो मैनेज किया जाता है वो कर्ता के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम को ओनरशिप की, ठीक है। को ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पार्टनरशिप है ना वो ऑलवेज अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हमको पता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम को ओनरशिप की बात करें तो इट मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, हो भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो अराइज होता है ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द फादर सन एंड डॉटर बिकम दी ऑन। अब सेकेंड आ जाएगा कि जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर की पार्टनरशिप में वो 50 है। बट अगर हम को ओनरशिप की बात करें इसमें ना कोई भी ऐसे मैक्सिमम लिमिट जो है वो बताई नहीं गई है को ओनरशिप। तो थर्ड पॉइंट है कि जो पार्टनर है ना वो एजेंट होता है एक दूसरे पार्टनर का, मतलब एक पार्टनर का एक्ट जो है वो उससे दूसरे पार्टनर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम को ओनरशिप की बात करें जितने भी को ओनर्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अपने डीड और अपने एक्ट के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल सा डिफरेंस आ गया तीनों के बीच में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा पर आप लिख लेना। सबसे पहला केस है किशन चंद वर्सेस राम नरेन, ठीक है। लिख लेना किशन चंद वर्सेस राम नरेन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ना एस्टेब्लिश करा गया था that minors can be admitted as partner in a firm with the consent of existing partners, कि जितने भी existing partners है ना, ठीक है, वो अगर कंसेंट देते हैं ना तो एडमिट कर सकते हैं माइनर को एज अ पार्टनर। ये हुआ था इस केस में, हेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। फिर सेकंड केस आ जाता है वी सुब्रमण्यम वर्सेस राजेश आर राव, ठीक है। वी सुब्रमण्यम वर्सेस राजेश आर राव, ठीक है। इसमें क्या कर दिया था कि कोई भी जो भी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स है ना उनको अपना लिमिटेशंस लगा दी थी, ठीक है। कि कोई भी उनके जो भी राइट्स होंगे जो एनफोर्स करना चाहते हैं ना थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो उस पर ना उन्होंने लिमिटेशंस लगा ली थी। जैसे मैंने आपको बताया भी ऊपर की सेक्शन 69 में कि कुछ जो है वो ना उनमें डिसेबिलिटीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई रजिस्टर नहीं करता है तो क्या वो ना एनफोर्स नहीं करवा सकते इस एक्ट के अंडर अपना राइट, ना ही वो लीगल एक्शन फोर्स करवा सकते हैं दूसरे पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है नॉन रजिस्ट्रेशन की जो कि इस
केस में बताई गई थी कि लिमिटेशंस लग गई थी, मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन लिख लेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका। इसी के साथ जो ये मैंने बेसिक आपको नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए एक्ट्स के, ये आंसर राइटिंग बता दी मैंने आपको, किस तरह से आपने आंसर राइट करना है, और इस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो रह गया हमारा एक्ट को हम सेक्शन वाइज जो मैं आगे सीरीज़ बनाऊंगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसी तरह से इसकी फुल नोट्स चाहिए जिस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।